Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, our today's topic is salt, and this is very simple and very interesting topic. देखिए, साल्ट को डिफाइन करने से पहले मैं आपको एक रिएक्शन समझाना चाहता हूँ, फिर आपको ये डेफिनेशन आसानी से समझ आ जाएगी। वो रिएक्शन क्या है बेटे? जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो याद रखना है आपने, हमेशा साल्ट और वाटर बनते हैं। आपको ये बात याद रहेगी ना? जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो हमेशा साल्ट और वाटर प्रोड्यूस होते हैं। हमने एसिड लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, और बेस हमने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस है। और आपने याद रखना है एसिड कौन सी शय होती है? जो हाइड्रोजन आयन दे, जो प्रोटॉन दे। आपने एसिड बेस कंसेप्ट पढ़े हैं, एसिड बेस थेरीज पढ़ी हैं। एसिड हमेशा हाइड्रोजन आयन देगा या प्रोटॉन देगा, बेस हमेशा हाइड्रॉक्सिल ग्रुप देगा। इसका हाइड्रोजन और इसका हाइड्रॉक्सिल मिलेंगे तो क्या बनेगा? वाटर बनेगा। बेस में मौजूद ये जो मेटल आयन है ये, और HCl में मौजूद ये जो Cl है, ये मिलके क्या बना देंगे? साल्ट बना देंगे। ठीक है जी। जो पॉजिटिव पार्ट होता है उसको हमेशा लेफ्ट पे लिखते हैं, और जो नेगेटिव पार्ट होता है उसको हमेशा राइट पे लिखते हैं। क्योंकि ये साल्ट पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से बना हुआ है, तो इसलिए हम कह सकते हैं ये एक आयनिक कंपाउंड है। अब हम डिफाइन करें तो आसानी से डेफिनेशन समझ आ जाएगी। साल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन को कैटायन भी कहते हैं, नेगेटिव आयन को एनायन भी कहते हैं। अब जरा गौर कीजिएगा, ये जो कैटायन है बेटा, ये देखें ये कहां से आया है। कैटायन डिराइव्ड हुआ है बेस से। सो कैटायन इज कॉल्ड, पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड बेसिक रेडिकल। फिर जरा मजीद तवज्जो करें, ये जो एनाइन है यानी जो नेगेटिव पार्ट है, ये कहां से आया? गौर करें, ये जो Cl आया है कहां से आया है? एसिड से आया। एनाइन डिराइव्ड होता है एसिड से, सो इट इज कॉल्ड एसिडिक रेडिकल। क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज साल्ट? जब व्हाट इज साल्ट कहेगा तो ये आपने सारा लिखना है विद एग्जांपल। क्या लिखेंगे? साल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड कैटायन एंड नेगेटिव आयन इज कॉल्ड एनायन। कैटायन इज डिराइव्ड फ्रॉम बेस, सो इट इज कॉल्ड बेसिक रेडिकल। एनायन इज डिराइव्ड, दिस इज एनायन, एनायन इज डिराइव्ड फ्रॉम एसिड, सो इट इज कॉल्ड एसिडिक रेडिकल। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेसिक रेडिकल एंड एसिडिक रेडिकल? ये हम पढ़ चुके हैं बेटे। ये जो सोडियम क्लोराइड का जो नाम है आपने याद रखना है। नाम हम कैसे लिखते हैं? जो कैटायन का नाम है वो हमेशा पहले लिखा जाता है, और कैटायन में क्या मौजूद है? सोडियम मौजूद है। और एनाइन का नाम बाद में लिखा जाता है। एनाइन में क्या मौजूद है? क्लोराइड मौजूद है। तो इसका नेम क्या है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या होता है आप जानते हैं। दिस इज कॉमन साल्ट जो हम रोज यूज करते हैं किचन में। आप लोगों की मम्मा या घर में जो भी किचन में कुकिंग करता है, वो सालन में जो साल्ट ऐड करते हैं, ये वो साल्ट है, सोडियम क्लोराइड। यकीनन आपने देखा हुआ। मजीद इसकी नेमिंग को डिस्कस कर लेते हैं। हम कह रहे हैं जो साल्ट का नेम होता है, जैसे यहां पे साल्ट का नेम दिया हुआ है सोडियम क्लोराइड। साल्ट गेट इट्स नेम फ्रॉम मेटल एंड एसिड। इसका जो नाम आता है मेटल से और एसिड से। जैसे मेटल सोडियम अगर है और एसिड HCl है, तो एसिड का ये जो नेगेटिव पार्ट है मेटल के साथ रिएक्ट करके ये साल्ट बनाएगा। तो इस कैटायन का, मेटल आयन का नाम हम पहले लिखेंगे, दैट इज सोडियम। और ये जो नेगेटिव पार्ट है जिसको हमने एसिडिक रेडिकल कहा था, इसका नाम हम बाद में लिखेंगे, ये एसिड से आता है।
नाम लिखने का तरीका समझ आ गया। कैटाइन का यानी मेटल आयन का नाम पहले लिखते हैं, उसके बाद एसिडिक रेडिकल का नाम लिखते हैं। जैसे ये जिंक है, अगर ये नाइट्रिक एसिड के साथ जिंक नाइट्रिक एसिड के साथ अगर साड़ बनाए, इससे रिएक्ट करके साड़ बनाए, तो कौन सा साड़ बनेगा? जिंक नाइट्रेट बनेगा। और जिंक फास्फोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करे तो फिर क्या बनेगा? जिंक फास्फेट बनेगा। जिंक ही अगर एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करे तो जिंक एसीटेट बनेगा। ठीक है, मुश्किल तो नहीं है। ये जिंक नाइट्रेट ZnO3 ट्वाइस, ये ट्वाइस क्यों लिखा? क्योंकि जिंक की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो 2 पॉजिटिव है, इसका 2 इसके नीचे, और नाइट्रेट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 1 नेगेटिव, इसका 1 इसके नीचे। 1 को लिखें या न लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसी तरह से जिंक फास्फेट का जो फार्मूला हमने लिखा है, जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट 2, ये ट्वाइस लिख दिया। और फास्फेट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है? 3 नेगेटिव, इसका 3 इसके नीचे, इसका 2 इसके नीचे। ये केमिकल फार्मूला लिखने का तरीका आपने 9th में पढ़ा हो। तो भाई अब तक जो हमने पढ़ा है, इसमें आपके जो एक्टिविटी 10.4 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 भी इसमें कवर हो गए। तो अब आप अपनी बुक ओपन करके आप देखें कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की स्टेटमेंट क्या है, क्या वो इस लेक्चर में ये 2 क्वेश्चन कवर हो गए। Now we are going to discuss about characteristics properties of salts. फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? salts are ionic compound, ये हमने डेफिनेशन में भी डिस्कस कर लिया। salts are ionic compound, they are found in crystalline form. आपने 2 टाइप्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स आपने पढ़े हैं, 2 टाइप्स ऑफ कंपाउंड, क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स और एमॉर्फस कंपाउंड, एमॉर्फस सॉलिड्स और क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये आपने 9th केमिस्ट्री में आपने ये टाइप्स को डिस्कस किया हुआ है। क्रिस्टलाइन में जो कंपाउंड होता है वो क्रिस्टल्स की शक्ल में पाया जाता है, और जो एमॉर्फस होता है वो शेपलेस होता है। और इसमें क्रिस्टलाइन के अंदर जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट होती है वो 3 डायमेंशनल होती है, या आप कह सकते हैं रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट पाई जाती है इसके पार्टिकल्स के दरमियान, इसमें क्रिस्टलाइन। और जिसमें नहीं पाई जाती वो कौन से होते हैं? वो एमॉर्फस होते हैं। अंडरस्टैंड? फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? salts are ionic compounds which are found in crystalline form. And second is they have high melting point and boiling point. देखो अभी हमने कहा ये आयनिक कंपाउंड है, और आयनिक कंपाउंड में आपको पता होना चाहिए आयनिक कंपाउंड में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? आयनिक बॉन्ड पाया जाता है, और आयनिक बॉन्ड जो है ये स्ट्रांगर बॉन्ड होता है। जाहिर बात है जब आप किसी आयनिक कंपाउंड को मेल्ट करेंगे तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा हीट एनर्जी चाहिए होगी। अब इसको मेल्ट करना है या बॉयल करना है तो बहुत ज्यादा हीट चाहिए, इसलिए हम कह रहे हैं कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। यहाँ एक्सप्लेनेशन नहीं दी हुई, मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है why they have high melting and boiling point, because ionic compounds contain ionic bond which is stronger bond. To break this type of bond high amount of heat energy is required, therefore they have high melting and boiling point. Second, and now third, what is third characteristic property of salt? Most of the salt contain water of crystallization. एग्जाम्पल मैंने लिखी है, कॉपर सल्फेट को जब आप क्रिस्टलाइज करते हैं तो कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल जो हैं वो इसकी क्रिस्टल्स में रिटेन होती हैं, रह जाती हैं। कैल्शियम सल्फेट की जब क्रिस्टलाइजेशन की जाती है कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल जो हैं कैल्शियम सल्फेट की क्रिस्टल्स के साथ अटैच हो जाती हैं। और वाटर मॉलिक्यूल्स को, इन वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या कहा जाता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। मोस्ट ऑफ द साल्ट, ये साल्ट है, कॉपर सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट साल्ट है। मोस्ट ऑफ द साल्ट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, एंड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द शेप ऑफ क्रिस्टल। ये क्या होते हैं? दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द शेप ऑफ क्रिस्टल। देखिए क्रिस्टल की कोई ना कोई शेप होती है। फॉर एग्जाम्पल ये मोनोक्लिनिक हो सकती है, और ये हेक्सागोनल हो सकती है। ठीक है जी,
ये टेट्रागोनल हो सकती है और ये क्यूबिक शेप हो सकती है, कोई भी क्रिस्टलाइन फॉर्म हो सकती है। इस स्पेसिफिक क्रिस्टलाइन फॉर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बात को दोहरा देता हूं ताकि आपको याद हो जाए, वैनिशिंग हो जाए। मोस्ट ऑफ द साल्ट्स, ये साल्ट्स हैं, most of the salts contain water of crystallization which is responsible for the shape of crystal. Okay, एग्जाम्पल आप देंगे कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट एंड कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। कॉपर सल्फेट के साथ जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है उसके मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 5 हैं। कैल्शियम सल्फेट के साथ कितने होते हैं? 2 होते हैं। ये बात एमसीक्यूज में भी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी पूछी जा सकती है। अब तक हमने 3 प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, मैं दोहरा देता हूं। साल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड्स व्हिच आर फाउंड इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मोस्ट ऑफ द साल्ट्स कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन which is responsible for the shape of crystal. It's okay. Next जो है, that is very important and that property is salts are neutral compound. देखें, ये जो हमने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पढ़ा है, ये एक्टिविटी 10.4 का क्वेश्चन नंबर 4 भी है। अब उसकी स्टेटमेंट को देखें, क्या आपको उस क्वेश्चन का आंसर यहां मिलता है कि नहीं मिलता इस पॉइंट में। आज जस्ट क्वेश्चन यूं भी पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, या व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ऐसे भी शार्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम न्यूट्रल कंपाउंड्स को डिस्कस कर रहे हैं एंड दिस इज इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन। साल्ट्स आर न्यूट्रल कंपाउंड्स, व्हाई। बात को समझने की कोशिश करेंगे। बुक के अंदर जो ये प्रॉपर्टी दी हुई है उसको थोड़ा मेरे लिहाज से गलत लिखा हुआ है। आपने क्या लिखना है? Salts are ionic compounds which contain equal or unequal number of positive and negative ion. Okay? अनइक्वल पॉजिटिव और नेगेटिव आयन कैसे? जैसे सोडियम क्लोराइड है, इसमें एक पॉजिटिव आयन है दैट इज सोडियम आयन, इसमें एक नेगेटिव आयन है दैट इज क्लोराइड आयन। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स इक्वल है। और इसमें आप देख लें, इसमें पॉजिटिव आयन कितने हैं? Ca3। कैल्शियम आयन जो हैं, ये जो कैल्शियम आयन है ये कितने हैं जनाब? ये 3 हैं। और फास्फेट आयन PO4 ट्वाइस का मतलब ये हुआ फास्फेट आयन 2 हैं, यानी नेगेटिव आयन कितने हैं जी? वो 2 हैं। यानी इक्वल और अनइक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयन हो सकते हैं, बट दे have always equal number of positive और नेगेटिव चार्जेस। इनमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। अगर गौर करें, यहाँ पे एक पॉजिटिव आयन एक नेगेटिव आयन है और इसके ऊपर चार्जेस भी क्या हैं? इक्वल हैं, +1 एंड -1। इसमें हमने कहा आयन्स इक्वल नहीं है। कैल्शियम के कितने आयन हैं? Ca3 का मतलब यह है कैल्शियम के 3 आयन है। PO4 ट्वाइस का मतलब ये है फास्फेट यानी नेगेटिव आयन्स कितने हैं? 2 हैं, तो अनइक्वल हो गए। साल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड्स विच कंटेन इक्वल और अनइक्वल नंबर ऑफ आयन, ये यहां से समझ आ रही है। बट दे ऑलवेज हैव इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। इसमें देखें, कैल्शियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 2, कैल्शियम के ऊपर जो चार्ज होता है वो 2 पॉजिटिव होता है, क्योंकि टोटल 3 आयन्स हैं, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितने चार्जेस हो जाएंगे? ये +6 चार्जेस हो जाएंगे। इसी तरह से फास्फेट आयन के ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है या इसके ऊपर जो चार्ज है वो 3 नेगेटिव है। टोटल 2 आयन है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी कितने हो जाएंगे? -6। तो जो चार्जेस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, ये हमेशा इक्वल होते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। इसलिए ये क्या कहलाते हैं? न्यूट्रल कंपाउंड्स कहलाते हैं। Why salts are neutral compounds? It can be asked as a short question in board exam. Salts are ionic compounds which contain equal or unequal number of positive or negative ion, but they always have equal number of positive and negative charges. ये मैंने आपको एग्जाम्पल से समझा दिया। ये था आज का हमारा लेक्चर। दैट इज, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।